इम्यूनोबायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन लेसन 31। ये NIOS नेशनल स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग का लेसन है। बायोलॉजी में कोड है 314। We all get infections, but some of us fall sick more frequently than others. इन्फेक्शन तो सभी को हो जाता है, कुछ जल्दी बीमार पड़ते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। ये जो है इम्यून सिस्टम से रिलेट करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, लेकिन अगर इसकी मल फंक्शनिंग है, मतलब ये ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इन्फेक्शंस एजेंट्स जो होते हैं वो हमारे को बीमारी कर सकते हैं। तो बिसाइड प्रोटेक्शंस फ्रॉम इन्फेक्शन, इम्यून सिस्टम आल्सो परफॉर्म्स ए नंबर ऑफ अदर फंक्शंस। तो यहाँ पे इस बात का मतलब ये है कि इन्फेक्शन जो है उससे तो ये बचाता ही बचाता है, उसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करता है। बहुत सारे काम कौन कर रहा है यहाँ पे? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो कि आपकी बॉडी की प्रोटेक्टिव वॉल है, जो आपको बहुत तरीके की बीमारियों से बचाता है। अब इस वाले लेसन में जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम आगे पूरे लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का खुद का अपना मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सेल्फ और नॉन सेल्फ के। इसके बाद में हमारी बॉडी में कितने तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म है उसके टाइप्स बताए जाएंगे। इम्यूनिटी कितने तरीके की होती है, फिर लिस्ट की गई है और बताए गए यहाँ पे बहुत सारे सेल्स जो हैं और इम्यून सिस्टम्स के वो किस तरीके से वर्क करते हैं। फिर यहाँ पे सेल्यूलर और ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में बताया गया। इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया गया। इसके बाद में इम्यून सिस्टम्स के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया। और वैक्सीनेशन, कंसेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन और अलग अलग तरीके की वैक्सीन के बारे में बताया गया। अब सबसे पहले आता है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी की अगर हम डिफाइन लेंगे तो वो होगी द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज मटेरियल्स एज फॉरेन टू इटसेल्फ एंड टू न्यूट्रलाइज, एलिमिनेट और मेटाबोलाइज देम विद और विदाउट इंजरी टू इट्स ओन टिश्यूज। तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी की जो है एक तरीके से जो है सोल्जर है। ये यहाँ पर आपकी बॉडी में जो भी मटेरियल अंदर आते हैं तो वो देखती है कि वो बॉडी के ही हैं या बॉडी के नहीं हो के बाहर के, मतलब फॉरेन के। फॉरेन मतलब आपके बाहर, बॉडी के बाहर के ऑब्जेक्ट्स है। फिर पहली चीज उनको न्यूट्रलाइज, ताकि उनका कोई इफेक्ट ना रहे, ऐसे करती है कोशिश। अगर ये कोशिश होती है कि एलिमिनेट कर दे, मतलब खत्म कर दे, और मेटाबोलाइज कर दे। मेटाबोलाइज आपको पता ही है कि दो तरीके की एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी में, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। हमारी बॉडी जो होती है वो कंटिन्यूसली अपने आप को बना भी रही है और पुरानी सेल्स जो होती है, ओल्ड सेल्स जो होती है, वो आपकी खत्म भी होती है। ये दोनों जो सेल्स का बनना और खत्म होना, डिस्ट्रॉय होना, ये दोनों जो है मेटाबॉलिज्म में आते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म करके। और इसमें ये कोशिश की जाती है, ये ध्यान रखा जाता है कि हमारी बॉडी के अपने टिश्यूज को नुकसान ना पहुंचे। इम्यूनोबायोलॉजी क्या है? इम्यूनोबायोलॉजी है इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर इम्यून सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसकी फंक्शनिंग क्या है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। और इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी बॉडी को बीमारियों के खिलाफ बचाने की कैपेसिटी, प्रोटेक्शन है यहाँ पर। अब सबसे पहले हम उन बायोलॉजिस्ट को जो है वो याद कर रहे हैं जिनकी वजह से जो है इम्यूनोलॉजी के बारे में पता चला। जेनर, द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, एडवर्ड जेनर। इनका आप डेट का, बर्थ डेट का जो है वो देखिए 1749 टू 1823। तो ये जो है 18th सेंचुरी के हो गए आपके, और ये ही जो है मॉडर्न इम्यूनोबायोलॉजी के फादर कंसिडर किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है हमारी बॉडी जो है वो
प्रोटेक्शन जो होता है उसको मिलता है। अब इसमें जो है उन्होंने क्या किया है कि काउपॉक्स क्रस्ट के जो एक्चुअली में हुआ क्या था कि जैसे वहां पे जो काउ होल्डर्स होते हैं, तो काउ को जैसे आप ग्वाले कहते हैं यहाँ पर, तो ये जो होते हैं जो गायों पालने वाले होते हैं उनमें जो है गायों में जो बीमारी होती है काउपॉक्स, तो उन्होंने क्या किया उसका जो है थोड़ा सा इम्यून किया है इन्होंने ह्यूमन बॉडी पर। तो फिर उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि वो जो है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। तो इनोक्यूलेशन ऑफ काउपॉक्स क्रस्ट अफोर्डेड प्रोटेक्शंस टू ह्यूमंस अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो जो गाय को पालने वाले होते हैं उन्होंने देखा कि उनको जो होती है अगर काउपॉक्स हुई है तो उनको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होती। हालांकि ये एक लॉन्ग टाइम का ऑब्जर्वेशन है, इसे पता करना आसान नहीं है। तो यहाँ पे इस टर्म में जो वैक्सीनेशन शब्द आया है ये वाक्सा से आया है, ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब जो होता है काउ होता है। तो मिल्कमेड्स और वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स जो थे उनको स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिला। इस तरीके से सच प्रोटेक्शन गिव देम व्हाट इज कॉल्ड इम्यूनिटी टू स्मॉल पॉक्स। हालांकि यहाँ पर जेनर को उस समय तक एक्चुअली नहीं पता था कि डिजीज का जो एक्चुअल कॉजेटिव एजेंट है वो क्या होता है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, लेकिन ये उनका ऑब्जर्वेशन था, शार्प ऑब्जर्वेशन था, जिसके थ्रू उन्होंने ये फाइंड आउट कर लिया कि अगर किसी को ये काउपॉक्स जो है हो चुकी है उसको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होती। तो आपकी लाइफ में जो है ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसी के थ्रू जो होते हैं आप वेरियस जो है कंक्लूजन्स पे कंक्लूजन्स डिराइव करते हो। अब कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का आता है। तो यहाँ पर जब बात हो रही है द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रोटेक्शन वाज द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द मिल्कमेड एंड वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ मतलब अपने खुद के टिश्यूज एंड नॉन सेल्फ मतलब बाहर से आए हुए आउटसाइडर कंपोनेंट्स जैसे कि स्मॉल पॉक्स का वायरस। तो एन इंडिविजुअल इंड्यूसेज ए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स टू सब्सटेंसेस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ कंपोनेंट। तो जो हमारी बॉडी है जब इसमें जैसे ही कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है तो एक तरीके का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एक इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है हर व्यक्ति जो होता है प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस करता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एन इम्यून रिस्पॉन्स इज इंड्यूस्ड अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? ये जो है डिजीज कॉज आपके जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स है, ये जो होते हैं बॉडी मतलब हमारी बॉडी जिसे हम हाउस कहेंगे, और ये अटैक करते हैं पैथोजेंस जो बाहर से आए हुए फॉरेन ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट्स हैं। Let us now learn about the different ways by which the body defends itself from pathogens and other harmful substances. तो डिफेंस मैकेनिज्म जो है इन द बॉडी, 4 डिफेंस मैकेनिज्म है आपकी बॉडी के। इम्यूनिटी टू डिफेंड द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिफेंस टू मेटाबोलाइज एंड डिटॉक्सिफाई फॉरेन केमिकल्स। डिटॉक्सिफाई मतलब टॉक्सिक जो होता है आप ये समझिए कि पॉइजनस सब्सटेंसेस है, और डिटॉक्सिफाई करना मतलब उन पॉइजनस सब्सटेंसेस को रिमूव करना। एंड हमारी बॉडी में जैसे किसी भी समय किसी भी तरीके की ब्लीडिंग हो रही है जिसे कहते हैं हियोस्टेसिस, तो इसको रोकना है ना। तो स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग टू प्रिवेंट टू ब्लड लॉस। जैसे ही ब्लीडिंग होती है आपने नोटिस किया होगा कि ब्लड कोगुलेट हो जाता है और ब्लीडिंग धीरे धीरे अपने आप बॉडी रोक लेती है। रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस मेनली थ्रू रिलीज ऑफ हार्मोन्स। तो ये हमारे 4 सिस्टम्स हो गए। पहला आप नोटिस कर लिया इम्यूनिटी टू डिफेंड द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। सेकंड है मेटाबॉलिक डिफेंस जिसमें फॉरेन केमिकल्स को मेटाबोलाइज या डिटॉक्सिफाई किया जाता है। फिर है ब्लीडिंग का रूट, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, हियोस्टेसिस टू प्रिवेंट टू ब्लड लॉस एंड रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस मेनली थ्रू रिलीज ऑफ हार्मोन। तो immunological defense is the most important defense mechanism. It provides protection against various infective agents. For example, यहाँ पर वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स है ना। एंड हमारी बॉडी में जो ट्यूमर जो होता है ये भी 2 तरीके के होते हैं, मैलाइन, नॉन मैलाइन। कैंसरस होते हैं, उसके डेवलपमेंट को भी रोकता है।
तो इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस सर्व्स 3 मेन फंक्शंस: डिफेंस अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, recognition and destruction of mutant cells, surveillance, removal of damaged or non-functional cells to maintain normal state, homeostasis. अब यहाँ पे अब ये ना टर्म्स जो होते हैं इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे ये लिखी है हीलियोस्टेसिस और यहाँ पे है ये होम्योस्टेसिस, ठीक है ना। इसमें स्टार्टिंग वर्ड्स जो होते हैं HAEO और यहाँ पे HOMEO, तो थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि आप कंफ्यूज करते हो और फिर मिक्स कर देते हो। अब ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स आप दीजिएगा। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इम्यूनोबायोलॉजी? फादर अभी हमने एडवर्ड जेनर के बारे में पढ़ा ही था। फिर 3 मेन फंक्शंस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस क्या होते हैं, ऊपर हमने 4 पढ़े थे, और इम्यूनोलॉजी की डिफाइन वो भी बॉक्स में आपको ध्यान होगा हमने पढ़ी थी। यहाँ पे ये देखिए, ये तो इम्यूनोलॉजी, जेनर द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, एडवर्ड जेनर के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे इम्यूनोबायोलॉजी की डिफाइन दी हुई है और इसी तरीके से यहाँ पे इसके 4 फंक्शन दिए गए, इसमें से यहाँ पे 3 पूछे गए हैं। केयरफुली पढ़िए, क्वेश्चंस के आंसर्स खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, अदरवाइज क्या होगा, स्पून फीडिंग अगर आपको जितनी मिलती जाएगी उतनी ज्यादा आपकी जो है सब्जेक्ट पे से, कंसेप्ट पे से पकड़ खत्म होती जाएगी। आज की तारीख में मैं देखती हूँ बच्चे जो है वो सब स्पून फीडिंग चाहते हैं कि हमें पका पकाया मिल जाए, हमें कोशिश ना करनी पड़े। लेकिन जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब से पढ़ाई आएगी नहीं, है ना। अब यहाँ पे इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं हम। बाय नाउ यू आर अवेयर दैट इम्यूनिटी टू इन्फेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। तो कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उससे अपने आप को कितना प्रोटेक्ट कर पाते हैं और बच पाते हैं या नहीं बच पाते, यही किसी भी, ये वो बातें हैं जो जैसे हम पढ़ते थे ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये वही कंसेप्ट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि आप अपने आसपास की परेशानियों से ऊपर उठकर काम कर पाते हैं या नहीं, आप अपने आप को ठीक रख पा रहे हैं या नहीं। देखिए बीमारी जो है वो चारों तरफ है। इस समय तो वैसे भी कोविड का आ गया, तो 2 साल से लॉकडाउन और ये सब चल ही रहा है। तो इम्यूनिटी ही जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांगर बनाते हो। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांगर होगा तो आपके आसपास फैल रही ये डिजीज कॉजिंग जर्म्स हैं, पैथोजेंस हैं, फंगाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट्स है, इनसे अपने आप को कैसे बचा पाते हो, है ना। अब बीमारी तो जो है पैथोजेंस वगैरह जो है इक्वली सबके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सब में से कुछ ही जो होते हैं इन्फेक्ट होते हैं, सब नहीं होते। ये सब नहीं होते, कुछ बच कैसे जाते हैं, उसका बेसिक सिस्टम जो है वो यही है, इम्यून सिस्टम। अब इम्यूनिटी इज मेनली प्रोवाइडेड बाय ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड सॉल्युबल फैक्टर्स, है ना। तो हमारी बॉडी में सेल्स होती है, सेल्स जो होते हैं इनके कंपोजिशन से टिश्यूज बनते हैं, है ना। तो नेटवर्क जो होता है इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को कलेक्टिवली एक एज ए होल हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। सेल्स पार्टिसिपेटिंग इन द इम्यून रिस्पॉन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्क्रीट लिम्फोडाइट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इससे पहले हमने लेसन्स में लिम्फोडाइट के बारे में पढ़ा हुआ है। हमारी बॉडी में जो होता है एक वाइट सब्सटेंस होता है जो कि साथ साथ में ब्लड की रन कर रहा होता है। लिम्फ्स के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने थोड़ा बहुत। टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन द इम्यून सिस्टम। अब लिम्फोइड्स ऑर्गन्स जो होते हैं ये 2 तरीके के हैं। यहाँ पर इनको 2 ग्रुप्स में जो होते हैं हम कर सकते हैं। एक तो सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स और प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू है ना। इसमें थाइमस और बोन मैरो आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखिए ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड टिश्यूज के बारे में बताया है ना। यहाँ पे ये थाइमस की लोकेशन देखिए, यहाँ पर ये बोन मैरो है ना। ये बोन के अंदर की तरफ जो लिक्विड होता है, यहाँ पे ये हमारी बॉडी में जो है ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये स्प्लीन है ना, ये लीवर है आपका, ये आपके जो होते लंग्स है ना, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है ना। और यहाँ पे ये जो आपको छोटे छोटे डॉट्स के रूप में दिखाया गया है ये आपके लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये यूरोजेनिटल लिम्फोइड टिश्यू है ना, ये पेयर्स पैचेस है ना, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स है ना, लामिना प्रोप्रिया, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, इस तरीके से ये आपकी पूरी
जानकारी दी गई है मेजर लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड टिश्यूज के बारे में, है ना। थोड़ा सा केयरफुली बैठिए, इसकी डायग्राम को बनाइए, इसमें जो जितने भी ये आपके साथ में लेजेंड्स दिए गए हैं, है ना, ये टाइटल्स वगैरह जो भी दिए जाते हैं वो उनको थोड़ा सा लर्न करिए, है ना। कोई भी काम जल्दबाजी में मत करिए, जल्दबाजी से कोई भी काम जो होता है नहीं हो सकता। स्टडी जो होती है वो मांगती है कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस। तो जब आप धीरे धीरे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको अच्छे से आएगा। अब पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू के बारे में, स्प्लीन, पेयर्स, पैचेस, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, है ना। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे ये लिखी हुई ना, MALT, मार्ट, है ना, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, है ना, विच इज एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोजेनिटल एंड एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल है पूरी की पूरी, है ना, माउथ से लेके गट तक, चाहे ये पूरी की पूरी जा रही है ना नस तक, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। अब सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम आ जाते हैं यहाँ पे, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट सेल्स, है ना। स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आज की तारीख में जो है बच्चे जो होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक तो जी भर के करते हो। शॉर्ट में आपको मोबाइल वगैरह पे लिखने की जो आदत पड़ गई है, तो हर जगह आपका वो शॉर्टकट चलता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, एग्जाम्स में लिख कर आना पड़ेगा, स्पेलिंग्स आनी चाहिए और लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ऑल दीज आर इनिशियली डिराइव्ड फ्रॉम दी हीमोपोएटिक ब्लड सेल्स प्रोड्यूसिंग स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो। अब ये स्टेम सेल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये ऐसे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो कि अल्टीमेट विच कैन अंडरगो अनलिमिटेड डिवीजन एंड कैन गिव राइज टू वन और सेवरल डिफरेंट सेल टाइप्स, है ना। हमारी बॉडी, आपको याद होगा जाइगोट के बारे में पढ़ा था, जाइगोट, है ना, जो वेरी फर्स्ट सेल होती है। तो जब एग और स्पर्म मिलता है और वेरी फर्स्ट सेल मिलती है, तो उस सेल का जो होता है मल्टीपल डिवीजन होता है। मल्टीपल डिवीजन के बाद ही उससे डिफरेंट काइंड्स के सेल्स बनते हैं। तो स्टेम सेल्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी में। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है जिनका अनलिमिटेड डिवीजन हो सकता है, और ये जो होते हैं अलग अलग तरीके की बॉडी में सेल टाइप्स को जो होता है वो क्रिएट करते, बनाते हैं, है ना। प्रोडक्शन यहाँ से होता है। अब आप अपने हाथ में देखिए, नेल्स में देखिए, है ना, एक हाथ पे ही जो है आगे की सेल्स वगैरह में डिफरेंस पता चल रहा होगा, नेल्स की है ना। ये आपका आगे और पीछे का हाथ है, हिस्सा जो होता है उसमें दिख रही है। तो इसी में जो है देखिए कितने तरीके के सेल्स है अंदर। फिर आपको अगर पता है कि अंदर यहाँ पे बोन्स होती हैं और साथ में मसल्स हैं, ब्लड है, तो ये डिफरेंट काइंड्स की सेल्स ही है। तो स्टेम सेल्स जो होती है उन्हीं के थ्रू जो होता है ये अलग अलग तरीके के सेल्स बनते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग लिम्फोसाइट्स, बोन मैरो स्टेम सेल्स आल्सो डिफरेंशिएट टू प्रोड्यूस एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स जो है ये रेड ब्लड सेल्स है, थ्रोम्बोसाइट्स ये ब्लड प्लेटलेट्स है, ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स ये व्हाइट ब्लड सेल्स है। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो आप देखना कभी उसमें ये सारी इनका क्या मेजर होता है, वो सब आपके जो होता है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में गिवन होता है। द मैक्रोफेज, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स, है ना। मोनो वर्ड कभी भी आए ना तो समझ लो मोनो का मतलब होता है सिंगल, है ना। वर्ड्स जो होते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ऐसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह जो होते हैं आपको टफ लगते हैं, लेकिन अगर आप इनके ये वर्ड्स को, कीवर्ड्स को पकड़ने लगोगे तो आपको ये काफी इजी लगने लगेगा। तो मैक्रो, अब ये मैक्रो वर्ड कहाँ से आया, मैक्रो, है ना। अब ये जो है आपको अगर फिजिक्स वगैरह पढ़ रहे हो और आपने थोड़ा सा ध्यान हो तो यूनिट वाला लेसन है उसमें भी जो है ये सारी टर्म्स आती हैं। ये मेजर्स बताता है कि जो है इस यूनिट स्केल पे जो होती है इनकी पोजीशन क्या है। तो मैक्रो जो है मतलब ये बहुत छोटे हैं, है ना। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स आर द मेजर सेल टाइप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग इम्यून फंक्शंस, है ना। तो इम्यून फंक्शंस जो होता है आपके लिम्फोसाइट्स पे आ गया है, तो इनका यहाँ पे लिखा है 10⁻12। समझे कितना बड़ा अमाउंट है ये, 10⁻12 मतलब 1 के आगे आप 12 जीरोस लगाओ, है ना।
Lymphocytes constitute the major lymphoid system in humans. Functionally, lymphocytes are divided into two subclasses. एक तो B cells और B lymphocytes, T cells और T lymphocytes. ध्यान रखना यहाँ पर B और T, B lymphocytes, T lymphocytes. तो मॉर्फोलॉजिकली दीज सेल्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड. अगर मतलब आप ऊपर से देखते तो आपको नहीं पता चलेगी, लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना. फंक्शनैलिटी इनकी अलग अलग है. तो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक सेल सरफेस मार्कर्स. अब बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, इनका मेन फंक्शन जो होता है, ये इनिशिएट करते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस को, और ये जो होते हैं प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं. ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ट्रांसफॉर्म इनटू प्लाज्मा सेल्स विच सीक्रेट एंटीबॉडीज. ये एंटीबॉडीज को सीक्रेट करते हैं, है ना. मतलब उनमें से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते निकलते हैं. अब इनका ओरिजिन क्या होता है? बी, यहाँ पे बी का मतलब है बुर्सा. बी का क्या मतलब? बुर्सा. स्टडीज इन बर्ड्स शो दैट द बुर्सा ऑफ फैब्रिशियस अ हिंडगट लिम्फोइड ऑर्गन वाज द साइट ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स. तो इन सेल्स को जो है बी सेल्स कहने लगे. बी ड्राइव फ्रॉम द बुर्सा ऑफ फैब्रिशियस. तो बी सेल्स मैच्योर इन द बोन मैरो. आपने आगे पीछे हमने डायग्राम देखा था बोन मैरो के लिए, ये यहाँ पे लिखा है, ये दिखा आपको बोन मैरो. तो बी सेल्स मैच्योर इन द बोन मैरो एंड देन आर कैरिड बाय द ब्लड टू द पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स. इन मैमल्स कौन से होते हैं? मैमल्स की याद है डिफाइन या भूल गए, है ना. तो मैमल्स जो होते हैं, जो मतलब आपकी ये बड़ी ब्लू व्हेल जो होती है, ये भी मैमल होती है ना, सी में रहती है, मैमल है. तो बी सेल्स लीनिएज बिगिंस इन फीटल एम्ब्रायोनिक लीवर. दिस प्रोसेस बिगिन ड्यूरिंग द 8th वीक ऑफ ह्यूमन जेस्टेशन. प्रेगनेंसी के 8th वीक में जो होता है ये प्रोसेस शुरू होता है. The fetal liver continues to be the major site for production of B cell. यहाँ पे ध्यान रखना fetal liver की बात हो रही है. Until well into second trimester 4-6 months of pregnancy. Stem cells then populate the bone marrow and thereafter the base cells are continuously produced in the bone marrow throughout life. अब ये लेसन क्योंकि बड़ा है आपका, तो इसको हम है ना पार्ट में कर लेते हैं. अभी भी हमारा करीब हाफ एन आवर होने वाला है, तो इस लेसन को हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में.